ठीक, तो अपन ने जान लिया था कि फ्रिक्शन के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्या कैसे लग रहा था, पहले फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था, फिर एक अचानक से फोर्स आया, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको नाम से भी बताया और मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल ग्राफ भी बताया था। तो ग्राफ में वापस यहाँ एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये फ्रिक्शन है और ये एक्सटर्नल फोर्स है, सरफेस के पैरेलल, ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल टू सरफेस। तो हमने क्या देखा कि एक पार्टिकुलर वैल्यू तक तो ये कांस्टेंट रहा, उसके बाद अचानक से इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हुई। जो लोग ग्राफ बना चुके हैं वापस बनाने की जरूरत नहीं है, और फिर ये कांस्टेंट हो गया। यहां से यहां तक ये जो रीजन था, यहां तक जो फ्रिक्शन लगा, दिस रीजन वाज फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां से जो यहां रीजन था, दिस फ्रिक्शन वाज काइनेटिक फ्रिक्शन। कई बार इसको सिंबल में ऐसे लिख देते हैं, एफ काइनेटिक, एफ स्टैटिक। और ये जो था, दिस वाज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जब जस्ट स्लिपिंग होने वाली है। अपन ने ये भी देखा था कि ये एंगल कितना होता है, 45 डिग्री, क्योंकि एफ इक्वल टू एफ आता है। तो यहीं से अपन तीनों फ्रिक्शन के बारे में, या दो ही फ्रिक्शन है एक्चुअली ना, उनके बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में दोनों के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा और फिर मैं एक एक करके दोनों को डिस्कस करूंगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ध्यान से सुनिए, ये दो सरफेसेस के बीच तब लगता है जब उनके बीच रिलेटिव मोशन हो ना रही हो, वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर रहे हो, लेकिन होने की टेंडेंसी हो। जैसे एफ उसको खींच के ले जा रहा था लेकिन फ्रिक्शन उसे रोक रहा था, है ना। when there is no relative motion, एक्चुअली फ्रिक्शन क्या करता है ना, आप सोचो, मैंने आपको इंटरलॉकिंग के प्रिंसिपल से बताया था कि फ्रिक्शन उस इंटरलॉकिंग को चाहता है, तो इंटरलॉकिंग के ब्रेक होने का अपोज करता है। तो फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों सरफेस साथ साथ रहें। भाई जो इंटरलॉक्ड थे ना, फ्रिक्शन चाहता है दोनों सरफेस साथ साथ रहे, मतलब उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है when there is no relative motion between contact surfaces, between contact surfaces के बीच कोई relative motion ना हो, but there is tendency of relative motion, there is tendency of relative motion, रिलेटिव मोशन हो तो नहीं लेकिन होने की टेंडेंसी हो, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो रिलेटिव मोशन हो जाती। जैसे पिछले केसेस में सोचो ना कि जब हम ब्लॉक को खींच रहे थे और ब्लॉक नहीं चल रहा था, अगर फ्रिक्शन होता तो ब्लॉक चल जाता। when there is no relative motion between contact surfaces but there is tendency of relative motion। और हमने इसके बारे में ये भी सीखा था कि it is a self adjusting force, it is a सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहने का मतलब है कि ये अपनी वैल्यू को एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ले आता था, है ना। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन। जितना फोर्स रिक्वायर्ड रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए उतना होता है। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन, मतलब जितना कोई खींच रहा होगा उसको ठीक ये अपोज कर देता है, जितना चाहिए उतना ही लगता है।
जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको कि मान लीजिए वही ब्लॉक वाला केस है कि एक ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, रफ इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है रेस्ट पे। इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक। क्योंकि क्या सरफेस और ब्लॉक के बीच रिलेटिव मोशन है? नहीं। क्या ब्लॉक सरफेस पे मूव कर रही है? तो आंसर है नहीं। लेकिन क्या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है? सोचो। हाँ। कैसे पता कि रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है? तो सोचो फ्रिक्शन नहीं होता, तो फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक नीचे आ जाता, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक नीचे आ जाता। तो उसको रोक किसने रखा है? फ्रिक्शन ने। तो और उस फ्रिक्शन की वैल्यू पता है कितनी होगी? जो फोर्स इसके लिए रिलेटिव मोशन कॉज करता, जो इसको मूव कराता, वो है mg sin थीटा। इसे रोका किसने होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ने। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? mg sin थीटा। जो फोर्स रिलेटिव मोशन करवा रहा था, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन। इस फोर्स को रोकने के लिए कितना चाहिए था फोर्स? mg sin थीटा। तो जितना चाहिए उतना होता है, जितना चाहिए उतना होता है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं और कि एक ब्लॉक जमीन पे रखा हो, 10 केजी का ब्लॉक, और मैं इसे 200 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा हूँ, है ना, और ये ब्लॉक रेस्ट पे है। तो बताओ इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा और 200 न्यूटन लगेगा। कैसे पता करेंगे कि पीछे लगेगा? तो सोचो फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? फ्रिक्शन नहीं होता तो ये आगे जाता, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये आगे जाता। रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। तो यहाँ क्या मोशन हो रही है? नहीं, मोशन नहीं हो रही, लेकिन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब रिलेटिव मोशन तो ना हो रहा हो, लेकिन रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो। मतलब फ्रिक्शन नहीं होता तो हो जाती मोशन, तो जो हो जाती है उसका अपोज कर देता है, जो रिलेटिव मोशन होती है उसका अपोज करता है। और इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स को कहने का मतलब है कि मैं फोर्स 200 लगाऊंगा तो 200 लगेगा, 100 लगाऊंगा तो 100 लगेगा, 50 लगाऊंगा तो 50 लगेगा। its value is equal to the force required to prevent the relative motion। एक छोटी सी चीज और, मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे, है ना, 10 केजी का ब्लॉक बस ऐसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? बताओ, इस पे फ्रिक्शन अभी कितना लग रहा है? एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है, इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 0। गुड, बहुत बढ़िया। 0। क्यों? रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है। सोचो फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? ऐसे रखा रहता ना, तो यहाँ पे नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन की कोई टेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? 0। देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। एक और सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन, एक स्मूथ सरफेस है। कौन सी सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। इसके ऊपर 2 ब्लॉक हैं, है ना। हमने कुछ ऐसा सेटअप किया है कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है। इसकी वेलोसिटी भी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी भी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच रफ है सरफेस, इन दोनों के बीच की सरफेस रफ है। क्या इनके बीच कोई फ्रिक्शन लगेगा? भाई स्मूथ, नीचे तो जमीन तो स्मूथ है, जमीन पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्या ए और बी के बीच कोई फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्या इनके बीच रिलेटिव मोशन है? नहीं, इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। देखो दोनों की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम मतलब रिलेटिव 0, नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी भी नहीं है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, बिंदास, शानदार। तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं, तो इनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं, इनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ना रिलेटिव मोशन है और ना टेंडेंसी है, टेंडेंसी भी नहीं है होने की। आपको जो दिखता है ना कि सर आगे चल के होगा तो सही, वो आपको दिखता है ग्राउंड पे फ्रिक्शन रहता है। बिल्कुल स्मूथ होंगे ना, ऐसे ही जाते रहेंगे, इनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, दोनों बढ़िया ऐसे ही 10 मीटर पर सेकेंड से साथ साथ जाते रहेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है?
जब रिलेटिव मोशन हो तो नहीं रहे, लेकिन उसकी टेंडेंसी हो, मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करना चाहती हो, स्लाइड हो ना रही हो, तो अपन कहेंगे कि वहां स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये 4 चीज ध्यान रखनी है, 2 बातें यहाँ पे कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगता कब है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, मतलब 2 सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना कर। मैं कह रहा हूँ रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब दोनों साथ साथ रुके भी हो सकते हैं या साथ साथ चल भी सकते हैं, ठीक है, तभी रिलेटिव मोशन नहीं होती है। जैसे मैं कहूँ 1 मिनट, एक क्वेश्चन और कर लो यहीं पे, वापस वही जमीन पे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, ये आगे बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में सिखाऊंगा ये टॉपिक, है ना, 2 ब्लॉक सिस्टम कहते हैं ऐसा, ना, इनके बीच का सिस्टम रफ है। सुनना मेरी बात, इसको मैं खींच रहा हूँ F फोर्स से, नीचे वाले ब्लॉक को, नीचे वाले ब्लॉक को F फोर्स से खींच रहा हूँ, और तुमसे कहा गया है कि बोथ आर मूविंग टुगेदर, ऐसा कहा गया है, बोथ आर मूविंग टुगेदर, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, क्या इनके बीच फ्रिक्शन लगेगा? दोनों साथ साथ जा रहे हैं, क्या इनके बीच फ्रिक्शन लगेगा? आंसर है हाँ, आंसर है हाँ, इनके बीच फ्रिक्शन लगेगा, साथ साथ जा तो रहे हैं, हम इसे खींच के ले जा रहे हैं, लेकिन इनके बीच फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि इनके बीच रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। कैसे, सोचो। मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कैसे सोचना बताया कि सोचो फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, सोचो फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो आप कहते ऊपर वाला ब्लॉक रखा रह जाता, नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल जाता। भाई ऊपर वाले ब्लॉक को जो आगे ले जा रहा है वो तो फ्रिक्शन है ना, तो आप कहते हैं कि ऊपर वाला ब्लॉक वैसे ही रखा रहता और नीचे वाला ब्लॉक फिसल के आगे चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं। ऐसा कौन कर रहा है? फ्रिक्शन, मूविंग टुगेदर, इसका मतलब अगर लगा तो स्टैटिक लगेगा, अब किधर लगेगा ये देखते हैं। बेटा दोनों आगे जा रहे हैं तो मतलब ए वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन आगे है, तो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन, और कोई हो ही नहीं सकता, सरफेस के पैरेलल और कोई फोर्स हो सकता है क्या? नहीं। तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे, न्यूटन थर्ड लॉ से। देखो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का अपोज हुआ, बताता हूं तुम्हें। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी थी ऊपर वाले की कि वहीं रुका रहे, सुनना ध्यान से मेरी बात। अगर रिलेटिव मोशन, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऊपर वाले ब्लॉक की टेंडेंसी थी यहीं रुका रहे, और नीचे वाले ब्लॉक की टेंडेंसी थी आगे चला जाए। फ्रिक्शन क्या चाहता है? दोनों सरफेस साथ साथ रहे, जो रुका रहना चाहता था उसे आगे ले गया, जो जाना चाहता था उसे रोका। कौन सा फ्रिक्शन लगा के? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों साथ साथ जा रहे हैं, ये दे रखा है आपको, ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो लगना है तो स्टैटिक ही लगेगा, तो स्टैटिक लगेगा। और डायरेक्शन कैसी होगी? तो इस पे आगे और इस पे पीछे, क्योंकि यहाँ टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की। सोचो, मैंने क्या बताया, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है या नहीं है, कैसे देखते हैं भाई? हमें तो यही नहीं पता चलता है मोशन की टेंडेंसी है या नहीं है। तो सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, है ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने वही चीज होने से रोक रखी है। जैसे यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो आप कहते हैं सर नीचे वाला ब्लॉक आगे चला जाता, ऊपर वाला वहीं रखता, तो फ्रिक्शन ने उसको रोका है, स्टैटिक फ्रिक्शन ने वो घटना नहीं होने दी। किसने? स्टैटिक फ्रिक्शन ने। इस केस में फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, साथ साथ जा रहे थे, साथ साथ जाते रहेंगे। यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक आगे चला जाता, तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो ये डाउन द इंक्लाइन स्लाइड करता, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। और इन सारे केसेस में रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है, इसीलिए ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। दोनों चीजें होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए लेकिन टेंडेंसी होनी चाहिए, तो अपन कहेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और ये रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। जिस तरफ रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होगी उसको ये अपोज करेगा, इट विल अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। कैसे सोचेंगे? जो होता है वो उसको होने से रोक रहा है, ठीक है। और अब इसी में लास्ट पॉइंट स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने डिटेल में पढ़ लिया स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर दोनों के क्वेश्चन साथ करेंगे। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज लिमिटिंग फ्रिक्शन।
its maximum value is limiting friction. इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। क्या होती है? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन एट दैट कॉन्टैक्ट। जिस कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन एट दैट कॉन्टैक्ट, उस कॉन्टैक्ट का ही नॉर्मल। एंड दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने ये नहीं कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, नहीं, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, म्यू एस इंटू एन। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है। ये स्टैटिक। यहीं पे होती है इस चैप्टर की सबसे बड़ी गलती। ये मैंने लिख दिया, लोग ये भूल जाते हैं कि मैंने कहा था ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है और ये लेस देन इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लोग ये याद रख लेते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है। नहीं होती। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है। This is the value of limiting friction. Its value is equal to the force required to prevent relative motion. यहाँ mg sin थीटा चाहिए था तो mg sin थीटा है। यहाँ 200 न्यूटन चाहिए था तो 200 न्यूटन है। यहाँ नहीं चाहिए था तो नहीं है। यहाँ जो चाहिए था, यहाँ पे भाई फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? तो फ्रिक्शन स्टैटिक इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन। भाई इसको ए एक्सेलरेशन से अगर ये जा रहा है तो कौन लेके जा रहा है? फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन। जिसने ये गलती नहीं की उसके इस चैप्टर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन नहीं होती है, तो ये क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है। बिल्कुल सही बात है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो उतनी होती है जितनी चाहिए, म्यू एस इंटू एन से बराबर या उससे कम। इससे कम जो भी चाहिए, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन आएगा, है ना, और मैं आपसे कहूँ कि मुझे चाहिए 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन लग जाएगा, है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देके बताता हूँ, फिर आप लिखना, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि एक ब्लॉक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे आपको म्यू एस दे रखा है 0.4, 10 kg का ब्लॉक है ना? और यहाँ से मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, है ना। तो आपसे कहते हैं कि डिसाइड if the block will slide or not. If the block will slide or not. पहला। और दूसरा क्वेश्चन इसी में, कैलकुलेट फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। कैलकुलेट फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो डिसाइड करना है, ब्लॉक को मैं खींच आगे रहा हूं तो इसे फ्रिक्शन रोकेगा पीछे, ये तो मुझे समझ में आ गया। फ्रिक्शन इसे रोकेगा पीछे, ये मुझे समझ आ गया। फ्रिक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं उसे निकाल के रख लेता हूँ बगल में। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है? मैंने कहा म्यू एस इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख रहा हूँ मैं, म्यू एस इज 0.4। इस कॉन्टेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन, 40। ये 40 न्यूटन क्या आया है? 40 न्यूटन आया है कि ये सरफेस इस ब्लॉक पे मैक्सिमम 40 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको रोक सकती है। चाहिए कितना? 20 न्यूटन से खींच रहा हूं, चाहिए कितना? 20 न्यूटन। खत्म क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर, डिसाइड इफ द ब्लॉक विल स्लाइड और नॉट। तो जो खींचने वाला फोर्स है वो 40 न्यूटन है, जो रोकने वाला खींचने वाला फोर्स 20 न्यूटन है, रोकने वाला फोर्स 40 तक हो सकता है। तो क्या मूव करेगा? नो, मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20 न्यूटन। कौन सा फ्रिक्शन है ये? स्टैटिक। क्योंकि स्टैटिक कितना होता है? जितना चाहिए, है ना, जितना चाहिए। हाँ, मूव कर जाता तो काइनेटिक लगता, वो आगे पढ़ाऊंगा। अभी तो मूव ही नहीं कर रहा, मूव ही नहीं कर रहा, तो जितना फोर्स उसको रोकने के लिए चाहिए उतना लग जाएगा। हाँ, औकात है इसकी मैक्सिमम। अगर ये मान लो मैं फोर्स 60 न्यूटन लगा देता
कौन सा फोर्स लगा देता? 60 न्यूटन। तो क्या मूव करता? यस। तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लगता? नहीं, अब तो मूव कर गया, अब क्या आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन? उसके ऊपर स्लाइडिंग हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू समझ में आई? कैसे निकालते हैं? जितना रिक्वायर्ड होता है उतना होता है, ये बात ध्यान रखना, ये गलती अपने को नहीं करनी। समझ गया? मैं समझ गया, समझ गया। अब मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूँ, अब आप लिख लो। ठीक है, लिख लिया होगा अब तक सबने? ठीक, अब आगे दूसरा आसान वाला, काइनेटिक फ्रिक्शन। बस एक बार दोनों पढ़ लें, नाम और काम दोनों के, फिर करेंगे दोनों के सवाल, बहुत सारे। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में क्या सीखा था कि ये तब लगता है जब दोनों सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन हो रही हो, है ना? इट एक्ट्स when there is relative motion, और कई बार इसको स्लिपिंग कह देते हैं, स्लाइडिंग, और स्लाइडिंग between contact surfaces. It acts when there is a relative motion or sliding between contact surfaces. It opposes relative motion. It opposes relative motion. कोई भी आपसे कभी ये कहे कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, गलत है। कोई आपसे कहे फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज भी कर सकता है। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस साथ साथ चलें। इट वांट्स दैट surfaces in contact, और कौन सा फ्रिक्शन सीख रहे हैं? काइनेटिक। should move together, should move together। ये चाहता है कि कॉन्टैक्ट सरफेसेस साथ साथ मूव करें, उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो, साथ साथ मूव करें, मतलब सेम वेलोसिटी से। जो तेज चलेगा उसे रोकेगा, जो धीमा चलेगा उसे तेज चलाएगा, है ना? It acts when there is relative motion or sliding between contact surfaces. It opposes relative motion. It wants that surfaces in contact should move together. मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैसे पहचानेंगे काइनेटिक लग रहा है? अगर सरफेसेस के बीच स्लाइडिंग हो रही होगी, सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होंगे, तो अपन समझेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और इसकी वैल्यू होती है, इट इज अ कांस्टेंट फोर्स, mu k into n. Mu k is coefficient of kinetic friction, और n तो आप जानते ही हो। तो यहां से एक बड़ी शानदार बात पता चलती है इसके बारे में, इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। ये तो कांस्टेंट फोर्स है, ये कोई एडजस्ट वेडजस्ट नहीं होता है। इट इज अ कांटेक्ट, इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। जैसे स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई, अब ये कांस्टेंट फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन, जहां एन होगा उसी कॉन्टेक्ट का नॉर्मल। तो अब ये साथ साथ चलेंगे। तो इट इज अ कांस्टेंट फोर्स, इट एक्ट्स व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, साथ साथ लिखिए, है ना? इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ये चाहता है कि दोनों सरफेसेस साथ साथ चलें। तो अपन ने दो कोफिशिएंट सीखे, म्यू के और म्यू एस। म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जल्दी नोट कीजिए, 30 सेकंड दे रहा हूं अभी से। ठीक है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में सीख गए। क्या क्या सीखा? कि ये तब लगेगा जब सरफेसेस पे स्लाइडिंग होगी। तो कैसे पहचानेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और कैसे पहचानेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन? तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब सरफेसेस के बीच स्लाइडिंग होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब सरफेसेस के बीच स्लाइडिंग नहीं होगी, लेकिन स्लाइडिंग की टेंडेंसी होगी, है ना? एंड इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन स्लाइडिंग हो रही होती है उसको अपोज करता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू के इंटू एन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन के
प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम उस कॉन्टेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन निकालें, जो अपन पहले निकाल चुके हैं कि हर कॉन्टेक्ट पे नॉर्मल कैसे निकाला, वो चीज़ में यूज होगी। अब एक चीज आती है म्यू एस और म्यू के बारे में कि प्रैक्टिकली म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। प्रैक्टिकली जो म्यू एस होता है वो म्यू के से ज्यादा होता है हमेशा, है ना, क्योंकि पहली बार मूव होने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। जैसे एक बार मूव हुआ, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके होते हैं, तो कुछ बॉन्ड्स ऐसे ब्रेक हो गए तो अब मूव कराना आसान होता है। तो प्रैक्टिकली म्यू एस और म्यू के में म्यू एस हमेशा ज्यादा होता है म्यू के से, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। इस चीज को आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, मैंने ग्राफ नीचे बनाया है। लेकिन कई बार सवाल में इफ ओनली म्यू इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में सिर्फ म्यू दिया हुआ हो, एक ही कुछ ना म्यू एस लिखा है ना म्यू के लिखा है, सिर्फ म्यू लिख दे, तो अपन मान लेंगे कि म्यू एस इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू म्यू। तो अपन ऐसा मान लेंगे, क्वेश्चन उन्होंने एज्यूम किया है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, प्रैक्टिकली तो ज्यादा होता है, तो दोनों दिया हुआ हो तो इसको यूज करेंगे लिमिटिंग निकालने के लिए, इसको यूज करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए, है ना। एक ही दिया हो तो फिर इक्वल इक्वल मान सकते हैं, है ना। एक चीज और, जनरली म्यू इज लेस देन 1, जनरली जो आपको दिखेगा लेस देन 1 होता है, बट इट मे बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि 1 से ज्यादा आ गया तो कैसा, बिल्कुल हो सकता है। इट मे बी ग्रेटर देन और इवन भी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 डिपेंडिंग ऑन सरफेस, डिपेंडिंग ऑन सरफेस, है ना। एक्चुअली ये क्या है ना, म्यू एस म्यू के जो होते हैं ना, ये सरफेस की प्रॉपर्टी होते हैं। दीज आर properties for two surface in contact। जो दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उनकी म्यूचुअल प्रॉपर्टी है, तो सरफेस कैसी होगी इस चीज पे डिपेंड करेगी, ये इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती। डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स, एंगल एक्सेट्रा, इन चीजों पर डिपेंड नहीं करती कि आप एंगल बना लो सरफेस का। अगर एक ब्लॉक और एक सरफेस है, इनके बीच का म्यू है, तो वो हमेशा वही रहेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो एक ब्लॉक एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ था, है ना, और सरफेस के लिए अपने को म्यू एस पता है 0.4 और म्यू के पता है 0.4। अब मैंने क्या किया ना, इस सरफेस को हल्का सा टिल्ट कर दिया, म्यू चेंज नहीं होगा भाई, कांस्टेंट होता है। अभी भी म्यू एस इक्वल टू 0.4 होगा और म्यू के इक्वल टू 0.3, इसको 0.3 लिखो, म्यू एस के इक्वल टू 0.3। ये ब्लॉक और सरफेस की प्रॉपर्टी है, तो इनके बीच का अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 0.3 दे रखा है तो हमेशा यही होगा, चाहे आप उसे थीटा से घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर ये पार्टिकुलर ब्लॉक और ये पार्टिकुलर सरफेस है तो इसके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। यही मैं लिखा है, these are properties of the two surfaces in contact, does not depend on external force, angle etc। इन चीजों पर डिपेंड नहीं करेगा। जल्दी लिखिए, पीछे का लिख चुके थे, ये लिख लिया था ना, हाँ ये लिखिए। तो अपने क्वेश्चन में आप बहुत बार देखोगे कि अपने को म्यू एस म्यू के इक्वल दिए होते हैं, तो अपन मान लेंगे इक्वल है। अदरवाइज हमेशा म्यू एस म्यू के से ज्यादा ही होता है, इक्वलिटी भी होल्ड नहीं करती, ज्यादा होता है हमेशा।
ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन सिंपल सिंपल काइनेटिक फ्रिक्शन के। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल कि एक ब्लॉक है, वो राइट साइड जा रहा है, ग्राउंड है, इस पे एक ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, ये राइट साइड जा रहा है, मैंने इसको इधर से धक्का दे दिया है ना, राइट साइड 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दी। ये जिस सरफेस पे है ना, इसके लिए म्यू एस है 0.4 और म्यू के है 0.3, है ना। तो आपसे पूछा है कि फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, जल्दी बताइए। सबसे पहले तो मुझे सब लोग ये बताइए कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो कौन सा, स्टैटिक या काइनेटिक। जिनका आंसर स्टैटिक है वो स्टैटिक लिखिए, जिनका आंसर काइनेटिक है वो काइनेटिक लिखिए, जिनका आंसर फ्रिक्शन नहीं लगेगा वो नो नो लिख दीजिए। चैट पे लिखिए जिनका आंसर स्टैटिक है वो स्टैटिक, जिनका काइनेटिक है वो काइनेटिक, जिनका आंसर नो है वो नो लिख दीजिए। कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मैंने 5 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक को जमीन पर धक्का दे दिया। कैसे पहचानते हैं, याद करो, कौन सी दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो जमीन की सरफेस और ब्लॉक की सरफेस, क्या इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रही है? हाँ, जमीन रुकी हुई है और ब्लॉक आगे जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो सब लोग, गुड। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? गुड गुड गुड, सबके आंसर सही है, बढ़िया। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। क्यों लगेगा? क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है और जमीन रुका हुआ है। जमीन के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कहाँ जा रहा है? आगे। जमीन के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कहाँ जा रहा है? आगे। इस कॉन्टेक्ट पे स्लाइडिंग हो रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। ये पता चल गया। और हमें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स होता है, तो काइनेटिक फोर्स फ्रिक्शन इज म्यू के इनटू एन। म्यू के इज 0.3। इस कॉन्टेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन। आंसर आ गया 15 न्यूटन। कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक। अगर मैं एफबीडी बनाऊं, है ना, तो ये 5 kg का ब्लॉक था, ये आगे जा रहा था एक्चुअली 5 मीटर पर सेकेंड से, इसीलिए जमीन ने, सरफेस ने इस पे 5 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगाया, सॉरी 15 न्यूटन का। सेम इंस्टेंट पे इस ब्लॉक ने काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगाया होगा 15 न्यूटन। किस पे? ग्राउंड पे। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर। सरफेस ने फ्रिक्शन लगाया ब्लॉक पे, ब्लॉक ने घिसा होगा सरफेस को। फ्रिक्शन ब्लॉक पे पीछे लगा तो सरफेस पे आगे लगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। सरफेस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? जमीन पे, आगे। अरे बोलो भाई। जल्दी लिखिए इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें वैल्यू नहीं बतानी, या बता भी सकते हो वैल्यू, तुम्हारी मर्जी पे। ये दो ब्लॉक है, ये 5 kg का और ये 10 kg का। बड़े ध्यान से सुनना, मुझे बताऊंगा। ये आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे म्यू है, म्यू के 0.3, और यहाँ पे म्यू के है 0.4। मतलब जमीन पे भी फ्रिक्शन है, ऊपर भी फ्रिक्शन है? तो अगर आपसे कहा जाए कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, क्या कहा जाए?
ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। सुनो, दो कांटेक्ट पे फ्रिक्शन लग रहा है, ये सब लोग मानते हो क्या? यस और नो बताओ। दो कांटेक्ट है फ्रिक्शन वाले, एक 5 और 10 वाला, एक और 10 और ग्राउंड वाला। ये बात समझ में आती है? 5 और 10 वाला और 10 और ग्राउंड वाला। 10 केजी और ग्राउंड के बीच स्लिपिंग हो रही है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 10 केजी वाला आगे जा रहा है, ग्राउंड रुका हुआ है, मतलब यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और 5 केजी और 10 केजी वाले के बीच भी स्लिपिंग हो रही है, कि 5 केजी वाले की वेलोसिटी है आगे की तरफ 10 और 10 केजी वाले की वेलोसिटी है 20। तो 10 केजी वाला आगे जाएगा, 5 केजी वाला भी स्लो चल रहा है, तो देयर इज स्लिपिंग एट द बोथ सरफेसेस। दोनों सरफेसेस पे स्लिपिंग या रिलेटिव मोशन हो रही है। रिलेटिव मोशन कैसे निकालते हैं? v1 माइनस v2 करके। दोनों जगह रिलेटिव मोशन है, या दोनों कॉन्टेक्ट पे स्लिपिंग हो रही है। इस बात में कोई डाउट है तो बताइए। इस बात में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो नो डाउट लिखिए। मैं कह रहा हूं दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस पे स्लिपिंग हो रही है, दोनों कॉन्टेक्ट्स पे काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, ये मैंने श्योर कर लिया है। ठीक है, गुड। चलिए, तो आपको कोई डाउट नहीं, समझ गया मैं। अब रुक जाइए। मुझे ये पता चल गया कि दोनों सरफेसेस साथ साथ दोनों सरफेसेस पे स्लाइडिंग हो रही है, तो दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब देखो, मैं पहले ना इसको एफबीडी में ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मैं 5 केजी वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, और मैं 10 केजी वाले का एफबीडी बनाता हूँ। एक फ्रिक्शन बनाना तो बहुत आसान है भाई, नीचे वाला, और ये ग्राउंड भी बना देता हूँ। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आगे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, F1 मान लेते हैं। तो ग्राउंड पे ये फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब इन दोनों ब्लॉक का बीच का फ्रिक्शन देखना है, नीचे वाले में तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना। 10 केजी वाला ब्लॉक आगे जा रहा है जमीन पे, तो उससे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। इन दोनों को देखो, इनकी रिलेटिव मोशन कैसी है। अगर मैं 10 के रिस्पेक्ट में देखूं ना, 10 के रिस्पेक्ट में या 20 के रिस्पेक्ट में 10 को देखूं, देखो ये पीछे रह जा रहा है, ऊपर वाले की टेंडेंसी पीछे रहने की। मतलब 10 केजी के रिस्पेक्ट में 5 केजी वाले की रिलेटिव वेलोसिटी पीछे की तरफ है, रिलेटिव वेलोसिटी। या मैं कहूं तो 5 केजी वाले के रिस्पेक्ट में 10 केजी वाला आगे जा रहा है, क्योंकि वो 10 से जा रहा है, 20 से जा रहा है, तो कौन पीछे रह जा रहा है? तो आप कहोगे कि 5 केजी वाला पीछे रह जा रहा है, 10 केजी वाला आगे जा रहा है। फ्रिक्शन क्या करता है? तो फ्रिक्शन इनको साथ साथ लेके जाए, फ्रिक्शन इनको चाहेगा कि साथ साथ चलें, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का अपोज करेगा। 5 केजी वाला पीछे रह जा रहा था, मतलब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी पीछे थी। 5 केजी वाले की रिलेटिव वेलोसिटी 10 वाले के रिस्पेक्ट में पीछे थी, 10 माइनस 20 माइनस 10। तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा, ताकि वो इसको आगे ले जाए। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे। ये फ्रिक्शन के एफबीडी। इस पे आगे क्यों लगा? देखो ये पीछे रह जा रहा था, तो इसको रिलेटिव मोशन साथ साथ चलाना है, फ्रिक्शन को आगे ले गया। ये आगे भाग रहा था, इसको रोका। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या चाहता है? दोनों सरफेसेस साथ साथ चलें। देखो यही मैंने बताया था। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या चाहता है? इट वांट्स दैट सरफेसेस इन कांटेक्ट शुड मूव टुगेदर। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये ऐसा ही करवाएगा। भैया 5 केजी वाला पीछे छूट रहा था, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसको आगे ले गया। 20 केजी वाला आगे जा रहा था, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसको पीछे लगता है। ये मैंने फोर्सेस ड्रॉ कर दी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी सिंपल है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स। F2 की वैल्यू होगी F2 इज इक्वल टू म्यू के इंटू N2। 2 वाले कॉन्टेक्ट पे म्यू कितना है? 0.3। और यहाँ का नॉर्मल, इस कॉन्टेक्ट का नॉर्मल 5 केजी और 10 केजी वाले का 50 न्यूटन, 15। और F1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। और बेटा जमीन और 10 केजी के बीच का नॉर्मल 150 न्यूटन सिखा चुका हूं मैं पहले, सो इट इज 60 न्यूटन। तो एफबीडी में इसकी वैल्यूज लिखूं, ये फोर्स है 15 न्यूटन, ये फोर्स है 15 न्यूटन,
ये फोर्स है 60 न्यूटन और ये फोर्स है 60 न्यूटन। जमीन वाला फ्रिक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती, मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सेम कॉज और डिफरेंट बॉडीज पे। जल्दी लिखिए, आपको कोई डाउट है तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछिए। चलो आगे चलते हैं। एक ब्लॉक है m मास का, सरफेस के लिए म्यू पता है, कुछ आपको म्यू एस म्यू के नहीं दे रखा, म्यू पता है। सडनली इसको इधर की तरफ वेलोसिटी दी है u, the block is given a velocity u towards right। कैसे दिया होगा, ऐसा टक से मार दिया है ना इधर की तरफ। आगे the block is given a velocity u towards right, u velocity दे दी। आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक। रिटार्डेशन होगा ना, फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल स्टॉप। कितने टाइम बाद ब्लॉक रुक जाएगा। देखो ये नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऐसा अपन देखते हैं, मैं ब्लॉक को धक्का दे दूं फट से, कुछ दूर जाके आगे रुक जाती है, सिर्फ धक्का दिया, आगे फोर्स नहीं लगाया, अपन ने ब्लॉक को वेलोसिटी दी और अपना काम खत्म, तो ब्लॉक कुछ दूर चलता है और रुक जाता है। तो अपन यही सॉल्व करने वाले हैं, फाइंड टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक विल स्टॉप। और तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस आफ्टर विच ब्लॉक विल स्टॉप। इसका आंसर आपको चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करो और फिर मैं डिस्कस करूंगा। मास की जरूरत आपको वैसे नहीं पड़ेगी, आंसर में मास नहीं आएगा, है ना। तो आप लिखिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, सिंपल है बिल्कुल। तो भैया हम जानते हैं ब्लॉक आगे जा रहा है तो इस पे पीछे लगेगा फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। मान लेते हैं इसका मास m है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू इंटू n, और इस कॉन्टेक्ट पे नॉर्मल mg के इक्वल है, तो म्यू इंटू mg, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका मास m है और इस पे फोर्स आया पीछे, तो इसका जो रिटार्डेशन होगा पीछे, फर्स्ट इसकी वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन m, दैट इज म्यू इंटू g। दिस इज द रिटार्डेशन एंड इट इज कांस्टेंट। जब तक ये ब्लॉक रुक नहीं जाएगा तब तक इसका कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा पीछे की तरफ म्यू जी, यू आगे ए पीछे। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बाकी दोनों क्वेश्चन जो है वो स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन की मोशन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टॉपिंग टाइम, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, u बाय ए। कैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v जीरो हो गया, तो u बाय ए मतलब u बाय ए कितना है, म्यू जी। और तीसरा क्वेश्चन है स्टॉपिंग डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज यू स्क्वायर अपॉन 2a, मतलब यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, खत्म। तो ये तो सिंपल, अपने को ये पता चल गया कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो अपन जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स। तो अपन ने दोनों के लिए स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लिया। कितने लोगों का आ गया था आंसर, सही से बताना। अगला क्वेश्चन, कि अपन एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के, कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके लिए थीटा इक्वल टू 37 डिग्री है ना। थीटा कितना है, 37 डिग्री, बिल्कुल प्लेन सरफेस है भैया, प्लेन सरफेस है। और इसके लिए म्यू जो है ना, म्यू
इसकी वैल्यू है 0.4, म्यू इज 0.4, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 10 मीटर। ब्लॉक को यहां से रिलीज किया है, ब्लॉक को यहां से रिलीज किया है, तो आपसे पूछा है कि फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक will reach the bottom. Block will reach the bottom. Find the time after which block will reach the bottom. ये मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। Find the time after which block will reach the bottom. और सिर्फ म्यू दिया है, वो म्यू एस भी है, वो म्यू के भी, दोनों म्यू सेम है। तो वैसे तो क्वेश्चन में पूछा है कि नीचे पहुंचाना है, लेकिन अपन पहले चेक तो कर लें कि पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हो सकता है ब्लॉक मूव ही ना करे, फ्रिक्शन बहुत सारा हो जाए, तो कोई बात नहीं। तो अपन मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास कुछ m होगा, है ना। देखो मैं इस ब्लॉक का बीडी बना रहा हूँ, मैं इस ब्लॉक का बीडी बना रहा हूँ कि भाई इस पे कौन कौन से फोर्स कहाँ लगेंगे। तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा mg sin 37, sin 37 होता है 3/5, सो इट इज 3mg/5। और इस पे इधर की तरफ लगेगा mg cos 37, मतलब 4mg/5, और इस पे इधर लगेगा फ्रिक्शन, है ना। तो ये रुका हुआ हो तो भी, और अगर स्लिप कर रहा हो तो भी, इस पे फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा मुझे भी नहीं पता, मैं ये बात डिसाइड करूंगा कि इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, है ना। ये मैं डिसाइड करूंगा कि कितना लगेगा फ्रिक्शन, कौन सा लगेगा। बट अभी ये तो पता है फ्रिक्शन पीछे लगेगा, भाई स्लाइड किया नीचे तो भी फ्रिक्शन पीछे, और स्लाइड नहीं किया मतलब स्टैटिक लग रहा हुआ तो स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा अप द इंक्लाइन। यहां से एक बात मुझे समझ में आ गई कि नॉर्मल की वैल्यू तो 4mg/5 है। कितनी है? 4mg/5। मैं बगल में लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेता हूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू जो लगा सकता है सरफेस, ये होता है म्यू एस इंटू एन। अच्छा म्यू तो यहाँ सेम ही है, तो इट इज 0.4 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल 4mg/5, तो 4mg/5 मतलब 1.6/5। कितना है ये? 1.6/5 mg, मतलब ये हो गया 0.32 mg। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकती है सरफेस, और ये जो खींचने वाला फोर्स है ना, ये कितना है? 0.6 mg। तो देखो अब मैं डिसाइड करता हूँ कि स्लाइड करेगा नहीं करेगा। जो फोर्स इसको स्लाइड करवाना चाह रहा है वो है mg का ये कंपोनेंट, mg sin थीटा। कितना आ रही है इसकी वैल्यू? 0.6 mg। और जो फोर्स इसको रोक सकता है ये, या रोकना चाहता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0.3 mg। तो बताओ रुकेगा या स्लाइड करेगा? अरे बता दो भाई। जो स्लाइड करवा रहा है वो 0.6 mg है, और जो रोक सकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.32 होगी, तो रुकेगा कि स्लाइड करेगा? स्लाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस स्लाइड करेगा मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए भाई, समझ गए समझ गए। तो इसका मतलब ये तो हमने डिटरमाइन कर लिया कि ये स्लाइड करेगा। अच्छा थोड़ा सा बुद्धिमान होते ना तो मतलब ये करने की जरूरत नहीं थी, मैंने पहली बार बताया क्योंकि ये पूछ ही क्वेश्चन यही रहा है, तो मतलब स्लाइड तो करेगा इसे, है ना। फिर भी अपन ने अपनी संतुष्टि के लिए सॉल्व कर दिया। और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, और वो इतनी ही हो जाएगी 0.32 mg। इतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कांस्टेंट होता है। इस चैप्टर की दूसरी गलती, पहली गलती जो मैंने वहां बताई थी, स्टैटिक फ्रिक्शन को लोग म्यू एन मान लेते हैं। दूसरी गलती, बेटा नॉर्मल हमेशा mg नहीं होता है, ये आप जानते हो। नॉर्मल अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो मुझे इस ब्लॉक पे फोर्सेस मिल गए, नीचे की तरफ 0.6 mg और पीछे की तरफ 0.32 mg। मैं पूछूं ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 0.6 mg माइनस 0.32 mg अपॉन m, मतलब ये आ गया 0.6 माइनस 0.32 मतलब 0.28 इंटू 10, मतलब 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। 2.8 का एक्सेलरेशन है,
रेस्ट से रिलीज किया है, कितनी दूर जाना है, 10 मीटर। काइनेमेटिक्स का सवाल है, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, 10 इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन इज 2.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 10 अपॉन 1.4, 100/14 मतलब 50/7। सो टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 50/7। जो भी आंसर वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, कैलकुलेशन वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, कंसेप्ट वाज इम्पॉर्टेंट कि मैंने आपको पहले ये डिसाइड करना बताया कि यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए, इसीलिए ब्लॉक स्लाइड करेगा। फिर मैंने नेट फोर्स निकाला, वहां से एक्सेलरेशन निकाला और टाइम निकाला। लिखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। थ्योरी इतनी थी चैप्टर में, थ्योरी खत्म करिए, क्वेश्चंस बचे हैं। तो थ्योरी तो क्या है, नए टाइप का फोर्स सीखना था, सीख लिया। हाँ भाई, चलो अगला क्वेश्चन। एक ब्लॉक ग्राउंड पे रखा है, 10 kg का ब्लॉक है। इसको मैं इधर की तरफ एक फोर्स लगा के खींच रहा हूँ। ये फोर्स मैं लगा रहा हूँ 37 डिग्री के एंगल पे। इस सरफेस के लिए म्यू एस की वैल्यू है 0.4 और म्यू के की वैल्यू है 0.3। तो आपसे पूछा है फाइंड मिनिमम एफ फॉर विच the block will start moving। just move कराना है। find the minimum f for which the block will start moving, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस होगा। ये मैं ऐसे हिंट दे दे रहा हूँ, जैसे खुद से सोचना था कि जस्ट मूव कराना है तो उसके लिए कितना फोर्स चाहिए। सॉल्व कीजिए, आपके पास 2 मिनट टाइम है, फिर मैं बताऊंगा। दो तरह के आंसर आए हैं, एक आया है लिवांत और प्रियांशु का 50 न्यूटन, एक आया है खुशी का 24 न्यूटन। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। मुझे पहला वाला गलत है, इस पे तो मैं श्योर हूँ 50 न्यूटन। दूसरा वाला शायद सही हो सकता है, और सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है। फोर्स का ये कंपोनेंट आएगा F cos 37। cos 37 मतलब 4/5, तो ये 4F/5 और ये F sin 37 मतलब 3F/5। अपन FBD बना रहे हैं अभी, है ना। इधर की तरफ mg 100 न्यूटन और इधर की तरफ नॉर्मल, जिसकी वैल्यू नहीं पता। तो जिन लोगों का आंसर 50 आया है उन्होंने नॉर्मल को 100 लिख लिया है, वो गलती कर ली उन्होंने। और इस पे पीछे फ्रिक्शन आएगा जो इसको रोकेगा। सबसे पहले मैं वर्टिकल में इक्वेशन लिखूंगा। वर्टिकल में, तो वर्टिकल में लिखूंगा n प्लस 3F/5 इक्वल टू 100। पहली इक्वेशन क्या है, n प्लस 3F/5 इक्वल टू 100। तो यहाँ से n की वैल्यू है 100 माइनस 3F/5, मतलब नॉर्मल 100 से कम हो। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल को सपोर्ट करने के लिए एक और फोर्स है जो ऊपर खींच रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू 100 से कम आएगी। और हॉरिजॉन्टल में जस्ट मूव कराना है। हॉरिजॉन्टल में क्या करना है, जस्ट मूव कराना है, मतलब 4F/5 विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। तो इसमें वैल्यूज रख देंगे, तो 4F/5 is equal to mu s into 0.4 into normal reaction is 100 minus 3F/5। 100 minus 3F/5 ये होना चाहिए, तभी ये जस्ट स्लाइडिंग का केस है कि 4F/5 जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए। सॉल्व कर लेंगे। सो इट इज 4F/5 इज इक्वल टू, पहला है 40 माइनस दिस इज 1.2F/5। आई थिंक अपन ने सही लिखा। इधर ले जाएंगे तो ये 5.2F/5 is equal to 40। so F is equal to 200 upon 5.2, 10 से मल्टीप्लाई होगा। 500/13 न्यूटन। तो 24 न्यूटन भी गलत था, 24 न्यूटन भी गलत था। आंसर है 500/13 न्यूटन। दिस इज द
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें जो गलती आपसे आज हो गई वो आगे नहीं होनी चाहिए। वो गलती है कि आप नॉर्मल को हमेशा mg के बराबर नहीं लिखेंगे। यहाँ वर्टिकल में FBD बनाएंगे या नॉर्मल के लॉन्ग FBD बनाएंगे और नॉर्मल जितना आएगा उतना लिखेंगे। इस चैप्टर में दो गलतियां होती हैं, मैंने बता दिया। लोग नॉर्मल इक्वल टू mg मान लेते हैं और लोग स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन मान लेते हैं। जिसने ये दो चीजों से अपने आप को बचा लिया वो मोस्टली क्वेश्चन गलत नहीं करता है। ध्यान रखना इस बात का। अपन ने वर्टिकल में इक्वेशन लिखी कि n की वैल्यू आ गई 100 माइनस 3f/5। हॉरिजॉन्टल में ये एक्सप्रेशन था, रख दी वैल्यू 4f/5 इक्वल टू 0.4। अच्छा, लिमिटिंग के लिए म्यू एस लेते हैं, 0.4 इंटू 100 माइनस 3f/5 मल्टीप्लाई कर लिया, ओपन होके यहाँ आंसर आया है ना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अपन लेक्चर यहीं पे फिनिश कर